मोनार्क बटरफ्लाई, ये केस स्टडी है मोनार्क बटरफ्लाई की, जिसके अंदर ऑरेंज कलर की ये बटरफ्लाई है और उसके अंदर ब्लैक कलर की वेन्स होती हैं। और जब भी हम एनिमल बिहेवियर को स्टडी करते हैं तो सबसे पहले मोनार्क बटरफ्लाई जो है यहाँ से स्टडी किया जाता है, क्योंकि इसका जो माइग्रेशन और मीटिंग पैटर्न है वो काफ़ी कम्प्लेक्स है एज़ कम्पेयर टू दी अदर ऑर्गेनिजम्स। नाउ पॉइंट इज़ के वाई वी स्टडी एनिमल बिहेवियर। हम एनिमल बिहेवियर जो है उसको पढ़ते ही क्यों हैं? एनिमल बिहेवियर को हम पढ़ते हैं टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड द एनवायरनमेंट, उसके जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हैं जो कि डिटरमिन करते हैं उसका बिहेवियर। उसके फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में हार्मोन्स भी हो सकते हैं, और जो फिजियोलॉजी है ऑर्गन्स की वो भी हो सकती है, और डिफरेंट फैक्टर्स जो कि किसी भी बिहेवियर को डिटरमिन करते हैं। इसके अलावा एनिमल बिहेवियर जो है वो प्रोटेक्ट करता है, इसलिए स्टडी किया जाता है टू प्रोटेक्ट इंडेंजर्ड स्पीशीज़। जब हमें उनका हैबिटेट पता होगा, उनका फूड शेल्टर के बारे में पता होगा, तो जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं उनको सेव करना इजी होगा। किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो सर्वाइवल के लिए 4 चीज़ें चाहिए होती हैं। एक होता है उसका फूड, दूसरा होता है शेल्टर, थर्ड होता है प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रेडेटर, और फोर्थ होता है मीटिंग। ये चारों चीज़ें ही किसी भी स्पीशी को उसके सर्वाइवल को इंश्योर करती हैं। अगर फूड अवेलेबल नहीं होगा, शेल्टर अवेलेबल नहीं होगा, या प्रेडेटर्स से ख़तरा होगा, या मीटिंग जो है वो नहीं होगी, तो स्पीशी जो है वो सर्वाइव नहीं करती। इन सब से ऊपर एक चीज़ है और वो है अडेप्टिव बिहेवियर। अडेप्टिव बिहेवियर का मतलब है कि ख़ुद को हालात के मुताबिक ढालना। जिन स्पीशीज़ के अंदर ये क्वालिटी होगी, वो जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं उसके मुताबिक अपने आप को ढाल लेंगे, तो वो उनका सर्वाइवल सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि नेचर उन्हीं चीज़ों को ही सिलेक्ट करती है जो कि उसके मुताबिक फिटेस्ट होते हैं, जो उसको सर्वाइव करने में जो उस रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से यूज़ करते हैं और फिट होते हैं, तो वो नेचर में सर्वाइव कर जाते हैं। अगर बर्ड्स हैं तो उनको बनाया गया है हवा में उड़ने के लिए, तो वो अपने परों को, उनके बोन्स, उनकी हर चीज़ को वैसा ही डिज़ाइन किया गया, तो वो उसके मुताबिक ही रहते हैं। सपोज़ ह्यूमंस हैं और हम जो है वो खाने को कुक करके उसको सॉफ्ट करके फिर खाते हैं, या गर्मी या सर्दी है तो हम अपने आप को उसके हिसाब से अडेप्ट कर लेते हैं, राइट। लेकिन जो जानवर हैं उनके लिए ये ज़रूरी नहीं है। वो जिस तरह का भी फूड है, उनकी बीमारियां भी वैसी नहीं हैं, उनके वायरसेस भी वैसे नहीं हैं। अगर वो ह्यूमंस को के पास उनको लग जाए तो वो ह्यूमंस जो हैं उनके अंदर एक प्रॉब्लम पैदा हो जाता है, लेकिन जो एनिमल्स हैं उनके अंदर ये हैं, और कोई एनिमल इंडेंजर्ड नहीं हो रहे इन वायरसेस की वजह से, या मर नहीं रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस इन्वायरमेंट में हैं और हमारे लिए उस इन्वायरमेंट में क्या चीज़ बेहतर है, तो उसके मुताबिक अडेप्ट करना। इन सारी चीज़ों से ऊपर एक चीज़ है, वो है अडेप्टिव बिहेवियर। जैसे आप किसी यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेते हैं तो आप वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे तो आप अपने 4 या 5 साल ईजिली वहाँ पे गुजार सकते हैं। और इंडेक्स जो है इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट जो है वो स्पीशीज़ होती हैं। इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट में पेट्स नहीं होते सिर्फ, जैसे कि गाय होगी, भैंस होगी, बकरियां होगी जो हमें दूध देती हैं या जो हमें गोश्त देती हैं। इसके अलावा जो पैरासाइट्स होते हैं जो फसलों को तबाह कर देते हैं, ये भी इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये भी हमारी इकोनॉमी जो है उसको तबाह करते हैं। तो अगर हमें इनका भी बिहेवियर पता होगा कि साल के किस सीज़न में कौन सी इंसेक्ट है जिसने इन्फेस्टेशन करनी है, कौन सा पैरासाइट है जो कौन सी फसल को तबाह कर सकता है, तो इन सब चीज़ों के बारे में जो नो हाउ है, जो एनिमल बिहेवियर अगर हमें पता होगा, तो हम आने वाले जितने भी ख़तरे होंगे उनको हम इजीली कोप कर सकते हैं। ये बटरफ्लाई है 3, मोनार्क है, वाइसरॉय, और तीसरी है क्वीन बटरफ्लाई। मोनार्क बटरफ्लाई जो है एक प्लांट है मिल्कवीड, उसके ऊपर उसको खाती है, ये उसका फूड है। और जैसे जैसे इन दोनों की को एवोल्यूशन साथ साथ ही हुई है, इन दोनों ने इकट्ठे ही तरक्की की है। जैसे जैसे मिल्कवीड प्लांट ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो है वो स्प्रेड हुआ, वैसे वैसे ही मोनार्क बटरफ्लाई भी ऑल ओवर उन्हीं एरियाज़ में जो है वो मोनार्क बटरफ्लाई भी स्प्रेड हो गई। क्योंकि जो मोनार्क बटरफ्लाई है उसके जो बेबी कैटरपिलर्स होते हैं, जो उसके लार्वे होते हैं, वो मिल्कवीड को खाते हैं। जब इन लीव्स के ऊपर वो हैच होते हैं तो इनको खाते हैं। तो इन दोनों ने साथ साथ को इवॉल्व किया था। मोनार्क बटरफ्लाई की अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो ये वाशिंगटन, ओरेगन और उसे होती हुई कैलिफोर्निया और कनाडा में होती है, और तो आ जाती है जब माइग्रेट करके आती है मेक्सिको में। अब जो कैलिफोर्निया है और मेक्सिको दोनों गर्म इलाके हैं,
तो ये ओवर विंटर करने के लिए अपनी ओवर विंटर मीन्स कि ये अपनी विंटर कैसे स्पेंड करती हैं। ये अपनी विंटर्स जो हैं वो बहुत एक्सट्रीम विंटर में नहीं सर्वाइव कर सकती, तो ये कैलिफोर्निया या मेक्सिको इन दोनों एरियाज़ के अंदर माइग्रेट कर जाती हैं। मोनार्क जो बटरफ्लाई और जो मिल्कवीड है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड जो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, उसके लिए मेन रीज़न ये था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर 2 हुई तो वहाँ पर जो आर्मी के ट्रूप्स थे उनको सोने के लिए पिलोस चाहिए थे। तो उन पिलोस के अंदर जो मिल्कवीड होता है उसके सीड्स को भर दिया गया। इसके सीड्स के साथ रुई की तरह जो है वो एक पैराशूट से होते हैं नरम, जो उसको उड़ाते हैं, इसके सीड्स को धागों की तरह होते हैं। तो वो सॉफ्ट से पैराशूट्स होते हैं जिससे उन्होंने उनके पिलोस बनाए। फिर जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो गई तो वो जहाँ जहाँ गए वो अपने पिलोस को भी साथ ले गए। तो उन्होंने जब पिलो डिस्कार्ड किए तो उनके सीड्स जो थे वो उड़ गए, क्योंकि वो उसके साथ वो जो प्रोजेक्शंस होती हैं वो होती ही सीड को उड़ाने के लिए। जहाँ जहाँ सीड्स गए वहाँ पे मिल्कवीड जो है उसका वो ग्रो करना शुरू हो गया। तो जहाँ जहाँ मिल्कवीड था वहाँ पर ये मोनार्क बटरफ्लाई जो है इसके भी साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। मोनार्क बटरफ्लाई का अगर हम लाइफ साइकिल देखें तो उसका सिंपल लाइफ साइकिल है, वैसे ही इसका क्राइसेलिस है जिससे इसने इमर्ज होना है, इसके लार्वा है, उसके बाद प्यूपा कोकून की फॉर्म में होता है, उसके बाद अडल्ट होता है और फिर अडल्ट से जो है वो एक कैटरपिलर, और ये पूरा इसका जो है वो साइकिल चलता रहता है। कैटरपिलर से जो है वो अडल्ट और अडल्ट जो है वो इमर्ज करते हैं, उसके बाद जो वो सारा इसका प्रोसेस स्टार्ट रहता है। मोनार्क की माइग्रेशन देखें तो इसके रूट्स हैं जो कि मोनार्क बटरफ्लाई ड्यूरिंग फॉल माइग्रेशन लेती है, और इसको ये एरो से उसको बताया गया है कि ये कनाडा से आती है किस तरफ, मेक्सिको की तरफ, और ये मेक्सिको जो है वो एक वार्म एरिया होता है। मोनार्क की जो माइग्रेशन मैप अगर हम देखें ना तो इसके अंदर आपको नज़र आता है कि फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन एक बटरफ्लाई की है। ये फर्स्ट जनरेशन का मतलब है कि मोनार्क बटरफ्लाई जो है ना इनकी टू पॉपुलेशन होती है। एक वो पॉपुलेशन है जो कि डायपॉज कर जाती है, जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस नहीं होती तो वो उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो स्टॉप कर जाती है, और उनके ऑर्गन्स जो हैं वो फंक्शनल नहीं होते और वो अपना टाइम जो है इसी तरह से उसको उस टाइम को गुजारती हैं। सेकंड बटरफ्लाइज होती हैं वो माइग्रेट करती हैं। अब इनके अंदर जो जनरेशन्स हैं उसमें ये है कि फ़र्स्ट जनरेशन जो है वो फेबररी और मार्च में इन्होंने ब्रीडिंग सीज़न होता है इनका, ये टर्न ऑन हो जाती हैं। जैसे ही स्प्रिंग होती है तो ये टर्न ऑन होती है। फेबररी और मार्च में ये अपने एग्स ले कर देती हैं, लार्वे प्यूपे आ जाते हैं, बन जाते हैं। इनका जो लाइफ साइकिल है ना वो 6 to 8 वीक्स का होता है, उसके बाद इनकी जो है वो डेथ हो जाती है। मेल जो बटरफ्लाई है वो जब तक अपने सारे स्पर्मेटोफोर वो डिप्लीट नहीं ना हो जाएगा, उसकी बॉडी से जितने स्पर्म्स जो हैं वो निकल जाएंगे तो उसके बाद उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये इसकी फ़र्स्ट जनरेशन है। उसके बाद इसकी सेकंड जनरेशन आएगी मई जून में, और फिर इसी तरह से इनका सारा वही प्रोसेस स्टार्ट होगा, वही एग लार्वा प्यूपा और सारा कुछ वो जो बनेगी इसकी फर्दर अडल्ट बटरफ्लाई बनेगी। उसके बाद फिर इनकी थर्ड जनरेशन जो है वो आती है जुलाई में, मई जून में आ गई। उसके बाद फिर जुलाई में फिर इसी तरह इनका 6 to 8 वीक्स इनका प्रोसेस चलेगा। उसके बाद इनकी फोर्थ जनरेशन आती है। फोर्थ जनरेशन आएगी सितंबर या अक्टूबर में। फोर्थ जनरेशन जो है वो 6 to 8 वीक सर्वाइव नहीं करती, वो ऑलमोस्ट 7 to 8 मंथ्स तक सर्वाइव कर जाती है। और ये जो फोर्थ जनरेशन है ना ये करती है माइग्रेट, ये माइग्रेट करती है और ये मेक्सिको और कैलिफोर्निया उन माउंटेन्स की तरफ जाती हैं, वहाँ पर रूस्ट बनाती हैं और वहाँ पर वो अपना सारा टाइम सर्वाइव करती हैं। और फिर दोबारा इनकी फ़र्स्ट जनरेशन आती है, जब तक वो उसको फर्स्ट जनरेशन में जब तक एग्स ले नहीं करते, और फिर ये सारा पूरा साल जो है वो सारा प्रोसेस जो है वो दोबारा शुरू होता है। वो इंतज़ार करती हैं फरवरी और मार्च का, जब फिर उनकी नेक्स्ट जनरेशन जो है वो मोनार्क बटरफ्लाई ने आना होता है। ये इनका मैप है, उनके रूट्स हैं जहाँ जहाँ ये माइग्रेशन करती हैं और मूव करती हैं और आती हैं। ये इनका एक को एवोल्यूशन पैटर्न है, और इसमें देखा जा सकता है कि जहाँ जहाँ पर मिल्कवीड प्लांट जो है वो उसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो वहाँ पर मोनार्क बटरफ्लाई की जो एग्स डेंसिटी है वो भी ज़्यादा है, और जहाँ पे स्मॉल पैचेस हैं तो वहाँ पर इनकी जो बटरफ्लाई की जो एग लेइंग कैपेसिटी है या एग लेइंग जो है वो भी कम है। मोनार्क जो बटरफ्लाइज हैं वो रूस्ट्स बना के रहती हैं, ग्रुप्स में रहती हैं, और इनके ग्रुप्स में और ये जो एक ट्रीज़ हैं जिनको हम कहते हैं फर ट्रीज़,
और इन फर ट्रीज़ के अंदर ये रहती हैं, ये ना तो टॉप पे रहती हैं ना ये रहती हैं बहुत बॉटम पे, मे बी प्रेडेटर का ख़तरा हो। और टॉप पे इसलिए नहीं रहती हैं क्योंकि वहाँ पर जो है वो एक्सट्रीम टेम्परेचर होगा, ठंड ज़्यादा होगी, तो ये ग्रुप्स में रहती हैं। तो एक दूसरे को देती रहती हैं हीट, दूसरा इनको अपना जो पोटेंशियल मीटिंग पार्टनर है वो भी इसी ग्रुप्स में से मिल जाता है। इनके बारे में एक बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इन्होंने ये रूस्ट फर्स्ट टाइम देखे होते हैं, इन्होंने ज़िंदगी में से पहले रूस्ट नहीं देखे होते। जब ये माइग्रेशन करती हैं ये उन फॉरेस्ट में जाती हैं, ओएमएल फॉरेस्ट्स हैं जो इनकी हैबिटेट है, और ये इनको फूड और इनको शेल्टर और सारा कुछ इनको वहाँ पे मिलता है। तो ये जब जाती हैं तो एग्जैक्ट अपने अपने रूस्ट के अंदर जाके ये उसको चिपक जाती हैं, वहाँ पे जो रूस्ट इनके ऑलरेडी होते हैं तो वहाँ पर ये जाके उधर चिपक जाती हैं उनको। तो ये और फिर नेक्स्ट टाइम इन्होंने आगे से, क्योंकि 6 to 8 वीक्स बाद तो इनकी डेथ हो जानी होती है और इनकी सेकंड जनरेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी होती है तब तक, तो इन्होंने ज़िंदगी में एक ही दफ़ा रूस्ट देखती हैं, लेकिन वो रूस्ट एग्जैक्ट पहचान लेती हैं। जैसे ही ये ओएमएल फॉरेस्ट में उतरती हैं वहाँ से तो ये उस रूस्ट को पहचान लेती हैं। अब इनका बिहेवियर जो है उसमें दो कॉजेज़ हैं, दो, हम जब भी बिहेवियर को स्टडी करेंगे हम दो फैक्टर्स को स्टडी करेंगे, एक होगा उसका प्रॉक्सिमेट कॉज और एक होगा उसका अल्टीमेट कॉज। प्रॉक्सिमेट कॉज के हाउ एन एनिमल बिहेव और उसका इमीडिएट कॉज ऑफ बिहेवियर देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि उसका अल्टीमेट कॉज क्या था। जो इसकी एक थर्ड पॉपुलेशन है जो कि पुअरली अंडरस्टूड है, और इसमें एक वेरी गुड परसेंटेज ऑफ बटरफ्लाई जो है वो माइग्रेट करती हैं फ्रॉम द नॉर्थ अटलांटिक स्टेट से लास्ट पर यहाँ पर जहाँ पे जॉर्जिया और फ्लोरिडा, यहाँ पर ये बटरफ्लाइज आ जाती हैं और ये पोटेंशली रिप्रोडक्टिव होती हैं और ये रूस्ट वगैरह नहीं बनाती, और इनके जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो ब्रीड करते हैं थ्रू आउट ईयर, ये ब्रीड करते हैं। और इनकी जो फीमेल्स होती हैं वो सिर्फ मिल्क वीड जो है प्लांट उसके ऊपर ही अपने एग्स देती हैं और ये मोल्ट करती हैं 5 टाइम्स, और इनका तकरीबन वेट जो है वो उनके ओरिजिनल बर्थ वेट से ऑलमोस्ट 1000 टाइम्स जो है वो ज़्यादा हो चुका होता है। ये फिजियोलॉजिकली इंस्ट्रक्टेड होती हैं लास्ट टाइम, और क्राइसेलस प्यूपा उसमें से निकलती हैं, उसके बाद इसके अडल्ट बटरफ्लाई जो हैं वो असेंबल होती हैं, और इनके अंदर जो है वो बाकी जो जनरेशन्स हैं ना मोनार्क बटरफ्लाई की, उनसे ये डिफरेंट होती हैं। ये कॉन्ग्रीगेट नहीं करती बल्कि और स्टोर भी नहीं करती फ़ैट को फॉर माइग्रेशन, और ये ओरिएंट भी नहीं होती टुवर्ड साउथ वेस्ट, और बड़ी सेक्सुअली एक्टिव होती हैं, और जैसे ही मर्ज होती हैं फ्रॉम द प्यूपा तो ये साथ ही मीटिंग इनमें स्टार्ट हो जाती है। मोनार्क बटरफ्लाई के अगर हम बिहेवियर्स को अल्टीमेट और प्रॉक्सिमेट इसके जो कॉजेज़ अगर हम इसमें देखें तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो पैदा होते हैं। नंबर 1 तो ये कि मिड वेस्टर्न और जो वेस्टर्न पॉपुलेशन है वो माइग्रेट करती हैं, कॉलोनीज बनाती हैं, डायपॉस करती हैं, जबकि जो ईस्टर्न पॉपुलेशन है वो ना तो माइग्रेट करती है, कॉलोनीज भी नहीं बनाती, और वो रिप्रोडक्टिव डायपॉस भी नहीं करती। इसके अलावा भी इनमें डिफरेंट क्वेश्चंस हैं कि इनके अंदर फोटो पीरियड्स और टेम्परेचर जो है वो मे बी टर्न ऑन करता हो कुछ सेट ऑफ जीन्स को जिनकी वजह से माइग्रेशन होती हो, या और कुछ इस तरह के फैक्टर्स हों, स्टिमुलस हों जो कि इसको टर्न ऑफ कर देते हों जो वो माइग्रेट नहीं कर रही थी। और वेस्टर्न पॉपुलेशन जो है वो मोनार्क की वो माइग्रेट करती है कैलिफोर्निया की तरफ, जबकि जो मिड वेस्टर्न पॉपुलेशन है वो ऑल द वे टू मैक्सिको माइग्रेट करती है। वो ईस्टर्न पॉपुलेशन जो है वो मैक्सिको की तरफ क्यों नहीं जाती, वगैरह वगैरह। ये सारे क्वेश्चन जो हैं जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं, ख़ासतौर पे अगर हम मोनार्क को स्टडी करते हैं तो ये क्वेश्चंस जो हैं वो पैदा होते हैं। और माइग्रेटरी बिहेवियर ये भी ऑब्वियसली अडेप्टिव है टू दी सर्वाइवल ऑफ अडल्ट्स के लिए, क्योंकि हम भी प्लांट्स तो है नहीं है कि हम वहीं पर जो है जमे रहेंगे या खड़े रहेंगे। और वैसे भी हिजरत के अंदर जो है वो बरकत कहा गया कि अगर आपको एक जगह के ऊपर आपके वसाइल रिसोर्सेज फेवरेबल नहीं है तो आप वहाँ से माइग्रेट कर जाएँ। तो माइग्रेटरी बिहेवियर भी अडेप्टिव होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए, अडल्ट के लिए, लेकिन इनका जो माइग्रेटरी बिहेवियर है वो भी काफ़ी कम्प्लेक्स है एज़ कम्पेयर टू द अदर इंसेक्ट्स। 2 वे माइग्रेशन होती है बिल्कुल वैसे ही जैसा कि बर्ड्स के अंदर होती है। मोनार्क बटरफ्लाई जो है इसका माइग्रेटरी बिहेवियर डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू दी जो दूसरी बटरफ्लाइज हैं, क्योंकि वो डायपॉस कर जाती हैं। उसके अंदर जो है वो 3rd इंस्टार लार्वा के बाद प्यूपा बनता है, लेकिन अगर वो डायपॉस कर जाएंगी तो उनका 4th इंस्टार जो है वो लार्वा बन जाता है। जबकि दूसरी मोनार्क जो है वो माइग्रेशन करती है और इनके बड़े बड़े लंबे लंबे रूट्स हैं, समर में, स्प्रिंग में, विंटर में ये उसको मूव करती। तो ये भी एक इनका मैकेनिज्म ऑफ बिहेवियर है कि क्या एवोल्यूशनरी ट्रेंड है कि एक बटरफ्लाई जो है वहीं पर रहती है, डायपॉस करती है, दूसरी बटरफ्लाई जो है वो माइग्रेट कर जाती है। अब वो माइग्रेट करती हैं तो अनएरिंगली उन्हीं रूट्स ऑफ मैक्सिको में जाके वो उतरती हैं, वो कहीं दाएं बाएं इधर उधर नहीं होती, बल्कि एग्जैक्ट जहाँ पे उनका हैबिटेट है वो यहाँ जहाँ पर जाके लैंड कर जाती हैं।
तो इसके लिए भी 3 क्यूज़ हो सकते हैं। सन कंपस होती है, सन कंपस जैसे हम लोगों को भी रेगुलेट करी होती है, हमने दिन के वक्त जो है वो उठना होता है, जब ईस्ट से सूरज चढ़ा होता है फिर वेस्ट पे जाके वो ग्रूब होता है, तो ये एक कंपस है जिससे उनको पता चलता है कि अब ये ग्रूब होने वाला है, तो ये हम वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, और अगर वो चढ़ रहा है सूरज तो ये ईस्ट है। सेलेस्टियल क्यूज़ हैं, सेलेस्टियल क्यूज़ कुछ भी हो सकते हैं अदर देन अर्थ, मोस्टली नॉर्थ स्टार। जो नॉर्थ स्टार है उसको बड़ा चमकता हुआ एक स्टार होता है आसमान के ऊपर, उसको एक लक स्टार भी कहा जाता है, तो उसको यूज़ किया जाता है अकॉर्डिंग टू हॉरिजॉन्टल अर्थ सरफेस के, और उसको एक अपना क्यू के तौर पे यूज़ किया जाता है। इसके अलावा हमारी जो अर्थ है जब वो स्पिन करती है, एक बॉल की तरह रोटेट कर रही होती है, जब कोई भी चीज़ इलेक्ट्रिक चार्ज जब मूव करता है तो वो एक फील्ड पैदा करता है, तो ये अर्थ की कोर में से एक मैग्नेटिक फील्ड बनी होती है। ये मैग्नेटिक फील्ड एक पाथवे है, और ये पाथवे जो है वो उसको बटरफ्लाई को हेल्प करता है माइग्रेशन में, और उसको पाथ जो है वो बता रहा होता है कि अर्थ जो है वो इस वक्त माइग्रेट कर रही है और उसकी मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो बटरफ्लाइज़ हैं ये सेलेस्टियल क्यूज़ के ऊपर इतना रिलाई नहीं करती, भरोसा नहीं करती जितना ये मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर करती हैं। अक्सर कभी ये होता है कि अगर इनको मैसेज सेलेस्टियल क्यूज़ कोई और मैसेज दे रहा है और लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कोई और मैसेज दे रही है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड का मैसेज होता है ना उसके ऊपर रिलाई करती हैं और उसको जो है वो फॉलो करती हैं। सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड मेटिंग सिस्टम अगर हम इनके अंदर देखें तो मोनार्क जो है वो उसका मेटिंग बिहेवियर ड्यूरिंग माइग्रेशन जो है डिफ़र करता है टू द समर फॉर्म, और इनका जो मेटिंग पैटर्न है वो काफ़ी कम्प्लेक्स है। समर फॉर्म जो है वो एक्टिव होती है इमीडिएटली आफ्टर हैचिंग, और इनके अंदर जैसे ही हैच करती हैं तो इनकी जो फीमेल्स हैं उनके पर जो हैं वो गीले होते हैं, वो उड़ नहीं सकती हैं। तो मेल्स जो है वो जो न्यूली इमर्स्ड बटरफ्लाइज होती हैं उनके साथ मीटिंग करते हैं। इनकी मीटिंग जो है वो 6 आवर्स तक चलती रहती है। उसमें जो है वो जो मेल है वो अपना स्पर्मेटोफोर उसकी डिपॉजिट कर देता है, और वो जो स्पर्मेटोफोर है वो उसको एनर्जी, फीमेल जो है वो उसको एज ए एनर्जी यूज़ करती है। तो और फीमेल मोर देन वंस जो है वो मीटिंग के प्रोसेस से जो है वो गुजरती है, और मेल्स जो हैं जब वो अपने तमाम उनके स्पर्म्स उनकी बॉडी से रिमूव हो जाते हैं या वो अपने उसमें डिपॉजिट कर देते हैं तो उनके बाद उनकी डेथ हो जाती है मेल्स की। तो ये भी बड़ा एक इनका कम्प्लेक्स मीटिंग पैटर्न है कि वाई जो फीमेल्स हैं और वो जस्ट आफ्टर हैचिंग 1 आवर के बाद फिर इनके मेल्स के अंदर जो है वो ये भी है कि इनमें सेटलिंग फेरोमोन्स होते हैं। अगर कोई बटरफ्लाई जो उड़ रही होती हैं जब वो उन सेटलिंग फेरोमोन्स का जो स्टिमुला इनको मिलता है तो वो ग्राउंड की तरफ मूव करना शुरू कर देती हैं। इनके भी अल्टीमेट और प्रॉक्सिमेट कॉजेज़ हैं, फैक्टर्स हैं। जब हम इनको स्टडी करते हैं कि ये रूस्ट्स ही क्यों बनाती हैं, ये मीटिंग इनकी ऐसी ही क्यों है, ये माइग्रेट क्यों करती हैं, तो इसमें इंटरनल फैक्टर्स भी हैं जिसमें कोई बिहेवियर रिप्रोड्यूस होता है, और कुछ हाउ क्वेश्चंस भी हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स अगर हम देखें तो एक्सटर्नल फैक्टर्स यानी वाई क्वेश्चन, और इससे पता चलता है कि ये फैक्टर्स एवोल्यूशनरी ट्रेंड बन जाएंगे, ये नेक्स्ट जनरेशन के अंदर पास कर जाएंगे। जब भी हम अल्टीमेट प्रॉक्सिमेट कॉजेज़ कहते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो अराइज होते हैं। तो एक ये भी है कि हाउ डू मेल मोनार्क प्रोड्यूस सेटलिंग फेरोमोन्स, वो प्रोड्यूस कैसे करता है, और माइग्रेटरी और नॉन माइग्रेटरी फॉर्म्स क्यों हैं, वो फर ट्रीज़ के जो मिडल है उसमें ही क्यों रूस्ट बनाती हैं, वो ऊपर क्यों नहीं बनाती, वो लास्ट पे क्यों नहीं बनाती। और इन सब क्वेश्चंस जो हैं वो इनका आंसर यही है, वो है नेचुरल सिलेक्शन। क्योंकि बिहेवियर जो है ना वो एक दिन में इंसान नहीं सीखता है, बिहेवियर जो है उसको सीखने में उम्र गुजर जाती है एक इंसान की, और नेचुरल सिलेक्शन जो है वो इसका कॉर्नरस्टोन है। नेचुरल सिलेक्शन ही बताता है कि कौन सा बिहेवियर जो है वो सर्वाइवर के लिए फिटेस्ट है, और कौन सा बिहेवियर है जो कि जिससे स्पीशी का सर्वाइवल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इन सब के ऊपर इन सारे जो प्रॉक्सिमेट अल्टीमेट कॉजेज़ हैं, अगर मोनार्क बटरफ्लाई ने ये बिहेवियर अडेप्ट किया तो इट मीन्स उसके सर्वाइवल के लिए ये बिहेवियर बेस्ट पॉसिबल बिहेवियर था, जिसकी वजह से मोनार्क बटरफ्लाई ने इस पैटर्न को अडॉप्ट किया है। तो इनके बारे में डिफरेंट क्वेश्चंस जो हैं वो चलते जाएंगे, और इसके में फर्दर स्टडी जो है वो ऐड होती जाएगी।